हेलो हाय नमस्कार पहलाग प्रणाम दगड़ियों। मेरा नाम है आरजे अरुण। स्वागत है, सुन रहे हैं आप रेडियो एफएम 88.4 एफएम हर्षिल धुन पहाड़ की। सुबह के बज रहे हैं 8:10 और जैसे कि हमारे सभी श्रोताओं को पता है कि 24 नवंबर के दिन उत्तरकाशी की पूरी जनता को, यहाँ के 8 विलेजेस को जो है एक रेडियो स्टेशन समर्पित किया था। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस रेडियो स्टेशन में से कुछ खूब खास मेहमान प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को हम लोग इन्वाइट करते रहेंगे। इसीलिए आज हमारे रेडियो एफएम 88.4 एफएम पर पहुंचे हैं सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता ने दिनांक 1 जुलाई 2024 को सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। आपने जून 1987 में 14 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। आपने अपनी शिक्षा नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज से प्राप्त की है। आपके 38 वर्षों के सैन्य करियर में आपको कई प्रमुख कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य करने का अवसर मिला है। आपने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी, सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपनी यूनिट के साथ सेवा प्रदान की है। आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी में बतौर प्रशिक्षक, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में डायरेक्टिंग स्टाफ, कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन की तरफ से मिलिट्री ऑब्जर्वर, इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग निदेशालय में डायरेक्टर फोर्स इंस्ट्रक्टर, स्टाफ ड्यूटीज निदेशालय में ब्रिग स्टाफ ड्यूटीज, सेना प्रमुख सचिवालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रूप में कार्य किया है। हमें बहुत गर्व है कि आप आज उत्तरकाशी को लोगों को संबोधित करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महोदय आपका। सर, पहला प्रश्न तो मैं ये करना चाहूंगा कि आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। सर, मेरा थोड़ा एक जनरिक क्यूरियस प्रश्न है कि एज एन जवान जब आप इस पहाड़ की तरफ, देवभूमि की तरफ, चाहे फ्लाइट में हो चाहे चॉपर में हो, तो वो फीलिंग क्या है, वो थॉट क्या आता है पहला? मेरे को पहाड़ों से बहुत पहले से बहुत प्यार है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मैं जो प्लेन्स हैं और जहाँ बहुत कंजेशन है वहाँ से मैं इतने सीनिक जगह आ रहा हूँ और वह हमारी देवभूमि भी है और एक शांति की फीलिंग आती है। बिल्कुल। सर, दूसरे प्रश्न में मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ कि हमारे जो सेना का है गढ़वाल क्षेत्र में किस तरह से आज तक योगदान रहा है, किस तरह से जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रही और साथ में योगदान रहा है? भारतीय सेना गढ़वाल क्षेत्र से बहुत सालों से, बहुत अरसों से जुड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर भी है और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर भी है। तो उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली हमारे सेना में बहुत सालों से आ रहे हैं और सेना खाली सीमा के रक्षा के लिए नहीं है, सेना और भी कार्रवाई कर रही है जो कि सीमा के अंदरूनी क्षेत्रों में है। यहाँ के दूर दराज क्षेत्रों में हमें जाने को मौका मिलता है और हम इसको अपना दायित्व समझते हैं कि इन दूर दराज के क्षेत्रों को हम बाकी क्षेत्रों से कनेक्ट रखें। लेकिन इस कनेक्ट के दौरान हम ये भी याद रखते हैं कि इनका जो कल्चर है, हेरिटेज है, वह प्रिजर्व्ड रहे, उसको कोई चोट न पहुंचे और उसमें कोई इतना बदलाव ना आ जाए कि लोग इसे भूल जाएं आगे जाके। इसके साथ ही हम इस क्षेत्र में रोजगार के अपॉर्चुनिटीज और दूसरे तरीके की अपॉर्चुनिटीज जिसमें लोग यहाँ रहने के लिए उतावले हो जाते। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग फोर्सफुली यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हों कि लोग यहाँ आने के लिए उतावले हो जाएं। वेरी ट्रू। इन सब दिशाओं में हम बहुत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसे कि मैं कल निलांग और जडांग गांव में गया था, तो जडांग गांव में जो होम स्टेज बन रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से बन रहे हैं, उससे इस जगह की हेरिटेज, इस जगह का जो पुराना कल्चर है वह भी प्रिजर्व रहेगा। साथ ही जो उसके साथ रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे कि पांडु स्थल और एक और प्रार्थना की जगह, उनको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि वह भी हमारे साथ आगे चलकर उसमें टूरिज्म का काफ़ी तेज हो जाए। कल आपने धराली और हर्षिल का ब्यौरा भी किया सर, तो कल जब आपने वहाँ के अफेक्टेड फैमिलीज के साथ मुलाकात करी, बातचीत करी, तो उनके मेजर कंसर्न कौन कौन से थे सर? जब फ्लड आया था उसके बाद ये पहली बार मैं वहाँ पर आया और फ्लड के दौरान जब मैं आया था तो मैंने वह दुखद दृश्य देखा था जब सारे घर उजड़ गए थे। बाढ़ के कारण काफ़ी जगह ध्वस्त हो गया था, कई जगह मिट्टी के नीचे दब गई है। अभी तक हमें पता नहीं है कितनी जानें वहाँ पर गई हैं। और इस दौरान जब हमने उस समय सहायता की लोगों की, हमारे करीब 150 सैनिक 14 राजरिफ के उसी वक्त धराली गए थे और हमारे 9 शहीद भी हो गए और उसमें से हमें खाली 3 बॉडीज मिली हैं अभी तक। और इसके बाद जब मैं कल उनसे मिला
तो मुझे सबसे पहले बड़ी खुशी हुई उनके चेहरे पे मुस्कान देखकर, जबकि वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और अंधेरा हो गया था तब तक, लेकिन वह ठंड के बावजूद बाहर थे और काफ़ी खुश थे। उनकी 2 समस्याएं थी, एक हेल्थ की, एक एजुकेशन की। एजुकेशन की समस्या और हेल्थ की समस्या हम आगे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें शायद कुछ सुलटारा हो जाए इसका। वेरी ट्रू सर। हम जब सिविलियन के साथ मुलाकात करते हैं तो आर्मी की काफ़ी सराहना करते हैं। मैं अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा, हम जानते हैं कि पूर्व सैनिकों ने देश के लिए काफ़ी बलिदान दिया है। सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होने के नाते आप इन पूर्व सैनिकों के साथ गहरा जुड़ाव भी रखते हैं। आप सेना के वेटरन्स के राष्ट्र निर्माण कार्य में किस तरह की भूमिका देखते हैं? पूर्व सैनिक हमारे देश का एक अमूल्य धरोहर है। ये केवल युद्ध के मोर्चों पर ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज को आगे की दिशा में बढ़ाता है। उनके पास अनुशासन, नेतृत्व, समर्पण जैसे गुण होते हैं जो किसी भी राष्ट्र निर्माण की नींव होती है। चाहे वह युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना हो, आगे प्रबंधन में मदद करनी हो या गांव में सामाजिक कार्रवाई करनी हो, इन सब के लिए हमारे पूर्व सैनिक बहुत ही एक समाज का जरूरी हिस्सा है। उनका अनुभव और उनका अनुशासन अगर समाज सही तरह से इस्तेमाल करे तो समाज की काफ़ी अच्छी तरक्की हो सकती है। मैं समाज से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे वेटरन्स को सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिक ही ना समझें बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में देखें। सर, जब भी आप लोग जो है लगातार सिविलियन से इंटरेक्शन करते रहते हैं और उसमें चाहे वुमेन्स भी होती हैं, तो आप महिला सशक्तिकरण को, वुमेन एम्पावरमेंट को, आपके क्या विचार है उस पर व्यूज? जैसे कि हम सब जानते हैं, महिलाओं की भूमिका हर समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। अनेक जगहों पर महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। देवभूमि आत्मनिर्भर समूह जैसे शुरुआत काबिले तारीफ है, जिसमें पटवारी में महिलाओं द्वारा ये बनाई गई। हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी महिलाओं को मिलनी चाहिए। इस रास्ते में सेंट्रल कमांड ने 3-4 महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ की हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर इनिशिएटिव है जिसे हम यार्न्स ऑफ योर कहते हैं, जिससे जो आपकी पुरानी वीविंग है उसका प्रचार किया जा रहा है और कई फैमिलियों उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। और वो जो कपड़े या वस्त्र बना रहे हैं उनकी सेल और उनके माध्यम से ही उनके आगे की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके सिवाय ड्रोन उड़ाने में भी महिलाओं को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। वह अभी हमने लखनऊ में शुरू किया है, शायद आगे चल के हम इस क्षेत्र में भी शुरू करेंगे। और महिलाओं की प्रॉब्लम्स और उनका जहाँ तक हो सके सुलटारा करने की हर एक हमारे सद्भावना कैंप में कोशिश की जाती है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस काइंड वर्ड। सर, अगला प्रश्न मेरा यही है कि भारतीय सेना का राष्ट्रीय निर्माण में आप किस तरह की जो है भूमिका देखते हैं? भारतीय सेना सुरक्षा के साथ राष्ट्र के हर काम में जुड़ी हुई है और राष्ट्र निर्माण हमारा एक दायित्व भी है और कई सारे कल्याणकारी योजनाएं माध्यम से राष्ट्र निर्माण में हम योगदान देते रहते हैं। उत्तरकाशी क्षेत्र में पर्यटक स्थल बनने की हर एक क्षमता को बढ़ाने में हम कोशिश कर रहे हैं और इस क्षमता का प्रयोग हम इसलिए भी कर रहे हैं कि भारतीय सेना आगे चलकर यहाँ पर जो सेटलमेंट्स बने उसको हम अपने सिक्योरिटी जो मैट्रिक्स है उसमें शामिल करें। जैसे कि नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी में जो है उसमें निलांग और जडांग के माउंटेनियर्स की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं और आत्मनिर्भर बनाने के कई और योजनाएं भी हम कर रहे हैं जिससे कि लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों को गाइड्स और ट्रैकिंग गाइड्स और माउंटेन गाइड्स की ट्रेनिंग भी मिल जाए। जडांग गांव में जैसे मैंने पहले बताया कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का एक कार्रवाई की गई है जिसमें एक आरओ प्लांट स्थापित किया गया है जिससे जडांग गांव में आगे चलकर गर्मी के मौसम में शुद्ध पानी हर एक को उपयोग किया जाएगा, पीने का पानी। लाल देवता का पूज पद्धति को संस्कृति और प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी के साथ गंगोत्री धाम के कपट खोलने और बंद करने की प्रक्रिया में भी सेना नियमित रूप से सहभागी है। मैं अगला प्रश्न आपसे ये लेना चाहूँगा कि सर, हर्षिल घाटी के पास स्थित बागोरी गांव में जट भोटिया समुदाय के लोग पर बौद्ध धर्म के प्रभाव के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। बौद्ध धर्म और जो तिब्बत में गया है वह हमारे देश से ही गया है
नालंदा से जो शुरू हुआ लुम्बिनी तक और उसके आगे तिब्बत में भारत से गया है। पद्मसंभवा भारत से गए तिब्बत में, और लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी में करीब छठे दलाई लामा के समय हर्षिल जो तिब्बत के साथ एक सीमावर्ती गांव है, वहां से संस्कृत और व्यापारिक केंद्र बना था। और तिब्बत के व्यापारी भिक्षु तीर्थयात्री इस क्षेत्र को से होकर गुजरते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के परिचय कराया। बौद्ध धर्म के आगमन से तिब्बतन लिपि, तंखा कलान और प्रार्थना ध्वजों का प्रचलन भी हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने इस क्षेत्र शांतिपूर्ण चारगाही जीवन शैली मजबूती दी, और स्थानीय त्योहारों में बौद्ध रीति रिवाजों को समावेश देखने को मिलता है। लोसर तिब्बतन नववर्ष का उत्सव जड़ भूतिया समुदाय द्वारा बौद्ध परंपरा में मनाया जाता है। 62 की युद्ध में सीमा बंद होने से तिब्बतन भिक्षु और व्यापारियों का आना जाना बंद हो गया। कई बौद्ध धार्मिक स्थल लुप्त हो गए, लेकिन जट भूतिया समुदाय अपनी परंपराओं और मौसमी यात्राओं के माध्यम से बौद्ध संस्कृति को जीवित रख रहा है। सर, आखिरी की मैं बहुत एक जनरल क्वेश्चन एज अ क्यूरियस यंगस्टर ऑफ दिस कंट्री में आपसे पूछना चाहता हूँ। एज अ आर्मी पर्सन, जब आपने अलग अलग दिशाओं में काम किया, अलग अलग प्लेसेस पे काम किया, तो जब आप मॉर्निंग में उठते थे तो पहला ऐसा फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या आता था जब आप एज अ आर्मी पर्सन? आज जब हर्षिल में उठा तो ठंड था। वैसे आर्मी में हमारी डिसिप्लिन और ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है, हम हर समय सोचते हैं कि हमारी अगली कार्रवाई क्या होने वाली है। तो रात को सोने से पहले हमें पता होता है अगले सवेरे हमने क्या करना चाहिए, और सवेरे उठते ही उसकी तैयारी पहले कैसे होती है वो पहली सोच आती है दिमाग। और इस डिसिप्लिन के कारण ही जो भी हमारे फौज में, चाहे वो फिटनेस हो चाहे वो कॉम्पिटेंस हो, उसी लिए प्रज्वलित है। सर, भारत का युवा इंडियन आर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इंस्पायर होता है, तो आप इस रेडियो आईपीएक्स तराना 88.4 के माध्यम से देवभूमि के युवाओं को, भारत के युवाओं को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं देवभूमि के फिट और डिसिप्लिन युवाओं को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वह इस भूमि को और डेवलप और एम्पावर करें, और यकीन करें कि ये भूमि अपनी ये साफ और प्रिस्टीन नेचर को कायम रखे, ताकि आगे की जो पीढ़ियां हैं उसे उसी तरह एंजॉय कर सके जैसे हम कर रहे हैं। और उनका ये भी दायित्व है, पीढ़ी जो आज की युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं, कि आज की तारीख में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, उसमें उनका साथ देना है, उसको बढ़ावा देना है, ना कि इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंदी सेन गुप्ता, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनते रहिए रेडियो आईपीएक्स तराना 88.4 FM, हर्षिल धुन पहाड़ की।